नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो सीक्वेंस को हमारे एडिशन के हिसाब से मिला ले। इसके अलावा हमने यहाँ पर एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है, जिस पर्टिकुलर एग्जाम में ये क्लोज टेस्ट आया हुआ है उसका नाम है एसएससी 10+2 लेवल डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी एग्जाम। 11 दिसंबर 2011 को ये एग्जाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग में ईस्ट जोन में। तो आप इस डेट के हिसाब से इस एग्जाम के नाम के हिसाब से भी सीक्वेंस को अपने एडिशन में ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्लोज टेस्ट। देखिए, क्लोज टेस्ट को करने का एक तरीका है जो कि मैं सबको बताते हुए आया हूं कि सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए आप बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लीजिए, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ते हैं वो या तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। न्यूज़पेपर अगर उन्हें हार्ड लगता है शुरू में तो एनसीईआरटी की किताबें ले लें। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें मैं रिकमेंड करता हूँ, वो आपकी जीके भी इम्प्रूव करेंगी। आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी सही होनी चाहिए, आपकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी दुरुस्त होने चाहिए। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आप क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये हमारे सामने क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है जस्ट 65 मिलियन ईयर्स एगो आवर एंसेस्टर्स वर द मोस्ट अनप्रीपोजेसिंग। देखिए, अनप्रीपोजेसिंग वर्ड का मतलब होता है, इसको समझ लेते हैं। वैसे तो इतना कॉमन वर्ड ये नहीं है, फिर भी हम अगर हमारे सामने अगर ये लिखा है तो हमें इसका मीनिंग तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक क्लोज टेस्ट को सोल्व करने वाले हैं। प्रीपोजिशिंग से बना है अनप्रीपोजिशिंग। प्रीपोजिशिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव एंड प्लीजेंट इन अपीयरेंस। जो दिखने में अट्रैक्टिव हो, प्लीजेंट हो, उसको हम कह सकते हैं प्रीपोजिशिंग। अपीयरेंस में जो अट्रैक्टिव हो, प्लीजेंट हो, और इसी से बना है अनप्रीपोजेसिंग। तो अनप्रीपोजेसिंग इसका जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, अनप्रीपोजेसिंग का मतलब हो गया नॉट अट्रैक्टिव टू द आईज या इन अपीयरेंस, या नॉट इंटरेस्टिंग, या नॉट इंप्रेसिव। ठीक है, ये तीनों मीनिंग जो है इसके निकल के आते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि जस्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो और एंसेस्टर वर द मोस्ट अनप्रीपोजेसिंग। मतलब हमारे एंसेस्टर ऐसे थे जो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, अपीयरेंस में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया है, उसके बाद लिखा गया है मैमल्स क्रिएचर। देखिए, जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी हो, स्तनधारी मैमल्स मतलब स्तनधारी, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड हो। मैमल्स का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैमल्स का मतलब वो एनिमल्स जिनके पास मिल्क गिविंग, जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है, वो मेमोरी ग्लैंड हो। मेमोरी ग्लैंड जिनके पास होती है, बायोलॉजी का ये टर्म है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड यानी कि मेमोरी ग्रंथि जिन एनिमल्स के पास होती है, और ये मेमोरी ग्लैंड करती क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो मैमल्स को हिंदी में स्तनधारी भी कहा जाता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है ये। तो जिनके पास ये ग्लैंड होती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड होती है, उनको कहा जाता है मैमल्स। और क्रिएचर्स का मतलब आप जानते ही हैं, आप जीव हो गया। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ये आपसे कहा जा रहा है जस्ट 65 मिलियन ईयर्स एगो आवर एंसेस्टर वर द मोस्ट अनप्रीपोजेसिंग ऑफ मैमल क्रिएचर्स विद द साइज एंड इंटेलिजेंस ऑफ मोल्स और ट्री श्रूज। देखिए, मोल्स भी जो है एनिमल्स ही होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। ट्री श्रूज भी एक तरह का एनिमल है। इनके साइज और इनकी इंटेलिजेंस को रिफर किया जा रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको मोल्स और ट्री श्रूज क्या है। मैंने यहाँ पर फोटो लगवाया हुआ है। ये तो हो गया मोल, इतना छोटा होता है कि ये किसी इंसान की हथेली पर आ गया, और ये इसके ऐसे हाथ होते हैं। और ये हो गया ट्री श्रू, ये भी बहुत छोटा सा होता है, पेड़ वगैरह पर ये रहता होगा, तो इसका इसलिए नाम ट्री श्रू पड़ गया। ठीक है, वापस अपने क्लोज टेस्ट पर आते हैं।
तो आपसे ये कहा जा रहा है कि 65 मिलियन ईयर्स एगो हमारे एंसेस्टर्स जो थे दिखने में बिल्कुल बढ़िया नहीं थे, जैसे कि मैमल क्रिएचर्स विद द साइज एंड इंटेलिजेंस ऑफ मोल्स और ट्रीसूस। तो साइज और इंटेलिजेंस से कंपेयर की जा रही है मोल्स और ट्रीसूस को, मतलब हमारे जो एंसेस्टर थे हमारे मतलब प्यूपिल लोग, इंसान, ह्यूमन के जो इंसेस्टर्स थे वो 65 मिलियन ईयर्स है, वो कुछ इस तरह के थे। उसके बाद क्या हुआ, द अर्थ देन फुल ऑफ ऑसम नाइटमेरिस लिजार्ड्स, फिर आगे लिखा हुआ लिजार्ड्स यहाँ पर नाउन है, नाइटमेरिस इसके लिए एडजेक्टिव हो गया जो कि कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। अब देखिए वॉज यहाँ पर आना चाहिए या इज आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए, बीन आना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ये जो बीन है ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब हैव के या हैज के आएगी नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द अर्थ लिखा हुआ है ना, द अर्थ जो है ये तो सब्जेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, फुल ऑफ, यानी कि एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, इस प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ऑसम नाइटमेरिस लिजार्ड्स। तो यहाँ पर आनी चाहिए आपकी मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब अगर हम इन चारों में से ले तो बीन मेन वर्ब तो हो सकती है, लेकिन वो हैज हैव के साथ आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है परफेक्ट के केस में। ये जो बीइंग है ये कभी मेन वर्ब हो नहीं पाती, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब होती है, और ये स्टेटिव वर्ब इस नेचर की होती है कि इसमें आईएनजी, इसको आईएनजी फॉर्म बनाकर हम मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाती है। तो हमारे पास बचा इज और वाज। अगर हम इसके जो क्लोज टेस्ट है, जो सेंटेंस है, जो सेंटेंसेस हमारे सामने, अगर हम इसके कंटेक्स्ट को देखेंगे तो पास्ट के टाइम को रिफर किया जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए वर लगाया गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या रिफर किया गया है, यहाँ पर एक एडवर्ब लगाया गया। ये जो एडवर्ब है देन, ये एडवर्ब ऑफ टाइम ही हो रहा है, हालांकि एडवर्ब टाइम बाद में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लगाया गया उस टाइम को रिफर करने के लिए जिस टाइम में इस इंफॉर्मेशन को दिया गया है, ठीक है। अर्थ उस टाइम पे कैसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए, इज नहीं आना चाहिए, क्योंकि पास्ट के टाइम को रिफर किया जा रहा है, देन लगा के उस टाइम को रिफर किया जा रहा है जिस टाइम से रिलेवेंट, जिस टाइम से रिलेट करके ये ऊपर वाले सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, द अर्थ देन वाज फुल ऑफ ऑसम नाइटमेरिस लिजार्ड्स। देखिए लिजार्ड्स क्या होते हैं, लिजार्ड जो है रेप्टाइल फैमिली के एनिमल्स को लिजार्ड कहा जाता है, और उसमें से भी स्नेक को हटा दो, शायद इसका ही फोटो मैंने यहाँ पर लगवाया है। ये लिजार्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे जो है ना लिजार्ड्स होते हैं। छिपकली इसमें आ गई, मगरमच्छ इसमें आ गया, यहाँ पर देखिए बहुत सारे फोटो भी लगे हुए हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लिजार्ड जो है कॉमन नेम है रेप्टाइल फैमिली के एनिमल्स के लिए, स्नेक को हटाकर, ठीक है। अदर देन स्नेक, स्नेक जो है मेरे ख्याल से रेप्टाइल्स में नहीं आता है, यह लिजार्ड स्नेक रेप्टाइल्स फैमिली का है, लेकिन उसको लिजार्ड नहीं कहा जाता है, ये बात है, ठीक है। लिजार्ड इज द कॉमन नेम यूज्ड फॉर ऑल स्क्वामेट रेप्टाइल्स अदर देन स्नेक्स, ठीक है। स्नेक्स को रेप्टाइल कहा जाता है मेरे ख्याल से, लेकिन वो उसको लिजार्ड नहीं कहा जाता, लिजार्ड में बाकी के सारे रेप्टाइल आ जाते हैं स्नेक को हटा के। तो यही कहा जा रहा है आपसे, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है हमारे एंसेस्टर्स की कंपैरिजन इन मॉल से, ट्री श्रूस से, और ये छोटे छोटे जो मैमल क्रिएचर्स हैं, जो नाइटमेरिस लिजार्ड्स हैं, उनसे की जा रही है, ठीक है। द अर्थ देन वाज फुल ऑफ ऑसम नाइटमेरिस लिजार्ड्स, लिजार्ड्स नाउन हो गया, नाइटमेरिस देखिए एडजेक्टिव हो गया। नाइटमेयर के बारे में आपने सुना होगा, नाइटमेयर का मतलब होता है एन अपसेटिंग और अनप्लीजेंट ड्रीम, ठीक है, अपसेटिंग और अनप्लीजेंट ड्रीम। जब कोई अनप्लीजेंट या अपसेटिंग ड्रीम आता है आपको, तो आप क्या कहते हैं, नाइटमेयर हुआ है, ठीक है। ये हो गया नाउन। नाइटमेयर का एक मतलब और होता है, वो होता है एन अनप्लीजेंट इवेंट। किसी अनप्लीजेंट इवेंट या अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को भी हम नाइटमेयर कह देते हैं मेटाफोरिकली, एन अनप्लीजेंट इवेंट और एक्सपीरियंस, ठीक है। किसी अनप्लीजेंट ड्रीम, नाइटमेयर का मतलब अनप्लीजेंट ड्रीम होता है, लेकिन मेटाफोरिकली किसी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को, अनप्लीजेंट इवेंट को भी हम नाइटमेयर कह देते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, लिजार्ड्स को नाइटमेरिस बोला जा रहा है। नाइटमेरिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया लिजार्ड नाउन के लिए, जो कि नाइटमेयर से बना है, कि अनप्लीजेंट दिखने में या जैसे भी जिस भी नेचर में उनको अनप्लीजेंट रिफर किया जा रहा है। आगे चल लेते हैं, आगे लगाया हुआ है देखिए विच। विच जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है,
रिलेटिव प्रोनाउन है, लिजार्ड्स के लिए लगाया गया है, ठीक है, नाइटमेरिस लिजार्ड्स के लिए लगाया गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो ये तो सब्जेक्ट के फंक्शन में आ गया, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, आपकी मेन वर्ब होनी चाहिए। आगे चल लेते हैं 182 पर। ये रहा आपका 182 ऑप्शन। तो क्या लगाया गया, क्रिएटेड, एम्प्टीड, फिल्ड, थ्रेटेड। अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब हमें चाहिए। क्या कहा जा रहा है, द अर्थ देन वाज फुल ऑफ ऑसम नाइटमेरियस लिजार्ड्स व्हिच क्रिएटेड वर्चुअली एवरी इकोलॉजिकल नीश। चलो इकोलॉजिकल नीश के बारे में मैं भी बताऊंगा क्या होती है इकोलॉजिकल नीश, लेकिन क्या क्रिएट की जो लिजार्ड्स थे इन्होंने क्या क्या अर्थ में कुछ इकोसिस्टम को क्रिएट किया। चलो इकोलॉजिकल नीश के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इकोलॉजिकल वर्ड का मतलब क्या है। इकोलॉजिकल वर्ड रिफर करता है इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम एक तरह से नाउन है और इकोलॉजिकल जो है इसी मीनिंग को कन्वे करते हुए क्या है, एडजेक्टिव है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो कि ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन की वजह से बना हो। जिस एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे सारी चीजें, वो ऑर्गेनिजम्स जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। उनके इंटरेक्शन की वजह से जो रिलेशनशिप डेवलप होती है, जो एक सिस्टम क्रिएट होता है एक दूसरे पे डिपेंडेंसी का, उस सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अ सिस्टम विच इज क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन environments and their organisms। ठीक है, उस सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है और इकोलॉजिकल जो है उसी मीनिंग को कन्वे करते हुए एडजेक्टिव हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, नीश। एक वर्ड आपको दिया हुआ है नीश। देखिए नीश वर्ड जो है वैसे भी ये ऐसे वर्ड है ना जो आपको समझ में आने चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। आपकी बेसिक नॉलेज तो इतनी होनी चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है, नीश क्या है। नीश का मतलब होता है अ जॉब और पोजीशन दैट इज सुटेबल टू समवन और समथिंग। कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसा प्लेस जो किसी पर्सन के लिए, किसी थिंग के लिए एकदम सुटेबल हो तो उसको नीश कह देंगे। इसका मतलब एन एरिया भी हो सकता है, एन एरिया दैट इज सुटेबल फॉर समथिंग और समवन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं वही लिख देता हूं, चलो इकोलॉजिकल नीश। अब इकोलॉजिकल नीश का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है मैं समझाता हूं आपको। देखो इकोलॉजिकल का मीनिंग आप जानते हैं, नीश का मतलब आप जानते हैं। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जो स्पीसीज है या कोई भी एनिमल ले लो स्पेसिफिकली, वो जिस किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए उसकी कुछ इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है। उसको कितना क्लाइमेट चाहिए, उसको किस तरह का खान पीन चाहिए, उसको कितनी नमी चाहिए, उसकी कुछ इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी। उसकी जो इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद है, अगर उसकी इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स परफेक्टली मैच हो रही है किसी भी स्पेसिफिक इकोसिस्टम से, तो ये कहा जाएगा कि इस ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल नीश क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है, ये एक ऐसा इकोलॉजिकल नीश है जो कि परफेक्टली मैच हो रहा है इसकी इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट से। आप ये सोच कर देखिए कि आप अगर किसी अफ्रीका में रहने वाले, भीषण गर्मी में रहने वाले किसी एनिमल को उठा के पहाड़ पर ले जाओ, हिमालय के पर्वतों पर ले जाओ, तो वो थोड़े समय ही जीवित रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा।
क्योंकि आप उसकी इकोलॉजिकल नीड्स से आपने उसको दूर कर दिया। जिस इकोसिस्टम में वो रह सकता था, जो उसके लिए सुटेबल इकोसिस्टम था, उससे आपने उसको दूर कर दिया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल नीश। मतलब उनकी जो स्पेसिफिक इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो किसी इकोसिस्टम से मैच हो जाए तो उस इकोसिस्टम को ही इकोलॉजिकल नीश कंसीडर किया जाएगा उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज या एनिमल की। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा था आपसे, वापस आते हैं सेंटेंस पे। द अर्थ देन वाज फुल ऑफ ऑसम नाइटमेरिश लिजार्ड्स विच वर्चुअली एवरी इकोलॉजिकल नीश। तो इकोलॉजिकल नीश को क्या क्रिएट किया इन्होंने या एम्प्टी या खाली कर दिया? थ्रेटन का मतलब होता है डराना, थ्रेट का मतलब होता है डेंजर। थ्रेटन, देखिए थ्रेट का मतलब होता है डेंजर या स्टेटमेंट ऑफ डेंजर। आपने किसी को कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया जिसमें आपने उसको कोई खतरा महसूस करा दिया, उसको डरा दिया, तो इसका मतलब आपने उसको एक थ्रेट दे दी। और इस थ्रेट, ये थ्रेट तो नाउन है, इस थ्रेट से ही बना है थ्रेटन। फिर इसमें ईडी लगाकर हमने इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। थ्रेटन का मतलब हो गया कोज समवन टू बी इन डेंजर, है ना। कोज समथिंग टू बी इन डेंजर, आपने किसी को डेंजर में डाल दिया या उसको डरा दिया, उसको धमका दिया, खतरे का आभास करा दिया। थ्रेटन, धमकाना। तो ये क्या लिजार्ड्स ने, विच तो लिजार्ड्स के लिए यूज किया जा रहा है, तो विच थ्रेटन वर्चुअली एवरी इकोलॉजिकल नीश, नहीं, एम्प्टीड नहीं, फिल्ड आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि अर्थ जो है उस समय पे इन लिजार्ड से पूरी तरह भरी हुई थी और ये एवरी इकोलॉजिकल नीश को फिल करते थे। जितनी भी इकोलॉजिकल नीश थी उसमें लगभग सभी में यही भरे हुए थे। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था फिल्ड वर्ब। 182 हो गया, 183 पर देख लेते हैं क्या है। क्या लिखा जा रहा है? सम ऑफ हैड वेरी लार्ज ब्रेन्स एंड अपराइट, कुछ आगे आ रहा होगा। देखिए सम को यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि पहला वर्ड है, प्रोनाउन है यहाँ पर। ये ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। हु को तो पहले ही हटा दो क्योंकि ये तो सब्जेक्ट के फंक्शन में होता है। अब विच या हुम यहाँ पर तब आ सकते थे जब हमें यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता होती। क्या हमें यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है? क्या इससे पहले कोई एंटीसीडेंट लिखा हुआ है जिस एंटीसीडेंट के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन लिख सके? रिलेटिव प्रोनाउन को भैया तभी लिखा जाता है जब उससे पहले सेंटेंस में कोई एंटीसीडेंट लगा हो। सेंटेंस तो यहाँ से सम से स्टार्ट हो रहा है और इसको प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम, डिटर्मिनर की तरह इस्तेमाल तो कर नहीं रहे। डिटर्मिनर की तरह इस्तेमाल करते तो इसके बाद कोई निश्चित तौर पर नाउन लिखा होता। प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ स्कोप नहीं है भैया। तो ये हो गया सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर किसी एंटीसीडेंट को नहीं पाते हैं। जब हमें यहाँ पर कोई एंटीसीडेंट ही नहीं मिल रहा जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगा सके, तो हुम भी अलग गलत हो गया, विच भी गलत हो गया। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन के अलावा ये सिंपल साधारण प्रोनाउन हो सकते थे, लेकिन तब ये इंटेरोगेशन के लिए यूज होते। तो कोई इंटेरोगेशन भी यहाँ नहीं हो रही, सेंटेंस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, कोई इंफॉर्मेशन पूछी भी नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये होंगे ही नहीं। होगा क्या? दैम होगा। ठीक है, दैम किसको बोला जा रहा है? जो क्रिएचर्स, जिन क्रिएचर्स की बात हो रही है, जिन लिजार्ड्स वगैरह की बात हो रही है, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ। तो सम ऑफ देम हैड वेरी लार्ज ब्रेन्स एंड अपराइट। अब उसको देख लेते हैं आगे क्या हमारे पास ऑप्शन है। 184 पर चलते हैं, ये रहा 184। ठीक है, सम ऑफ देम हैड वेरी लार्ज ब्रेन्स एंड अपराइट। अपराइट का मतलब होता है वर्टिकली स्ट्रेट। ठीक है, अपराइट का मतलब होता है वर्टिकली स्ट्रेट, एकदम सीधा। ठीक है, इसको आप अपराइट नहीं कह सकते, इसको आप अपराइट नहीं कह सकते। अपराइट का मतलब हो गया ये बिल्कुल सीधा, वर्टिकल। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं अभी अपराइट खड़ा हूं, मेरा जो पोस्चर है, मेरी जो पोजीशन है वो अपराइट है। अगर मैं ऐसे हो जाऊं तो मैं अपराइट नहीं हूं, अगर मैं ऐसे हो जाऊं तो भी मैं अपराइट नहीं हूं। मैं सीधा खड़ा हूं तब मैं बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट खड़ा हूं, ये मेरी अपराइट पोजीशन है, अपराइट पोस्चर है। ठीक है, क्या ऑप्शन दिए हैं? अपराइट को एक एडजेक्टिव बनाया हुआ है, एडजेक्टिव बनाया हुआ, उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ कोई नाउन आना है। देख लेते हैं कौन सा नाउन आना है। देखिए ये ऑप्शन हमारे, ये चारों ऑप्शन, सेम चारों ऑप्शन कल वाले क्लोज टेस्ट में, कल या परसों जो मैंने क्लोज टेस्ट कराया था उसमें भी ये
डिस्कस हुए थे, तो मैं दोबारा उतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जितनी जरूरी जानकारी देनी है उस समय पर मैं जरूर दूंगा। देखिए पोज का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पोजीशन, अ स्पेसिफिक पोजीशन, एक ऐसी स्पेसिफिक पोजीशन जो हम फोटोग्राफ वगैरह के लिए बना लेते हैं। हमारे सामने कैमरामैन खड़ा है तो हम किसी स्पेसिफिक पोज में आ जाते हैं, कभी दोस्त के यहाँ पर कंधे पर हाथ रख देते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, तो वो जो स्पेसिफिक पोजीशन में हम आ जाते हैं उसको बोला जाता है पोज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर बीइंग फोटोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड, और फॉर द पर्पज ऑफ, किसी और पर्पस के लिए भी आ सकते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर एस्थेटिक पर्पस, ऐसे लिख देता हूं, एस्थेटिक पर्पस, एस्थेटिक मतलब आर्टिस्टिक पर्पस या स्पिरिचुअल पर्पस, एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल पर्पस। ठीक है, जो साधु महात्मा होते हैं वो किसी एक विशेष प्रकार की मुद्रा में आ जाते हैं, विशेष प्रकार की पोजीशन वो ले लेते हैं जब वो प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो वो भी एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी। किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन को जो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने ली है, चाहे कोई आर्टिस्टिक पर्पस हो सकता है, कोई हमारी पेंटिंग बनाई जा रही है या हमारा फोटो खींचा जा रहा है या हम योगा कर रहे हैं या हम मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं या हम किसी विशेष प्रकार की एक्टिंग कर रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक पोजीशन को पोज कहा जा सकता है। ठीक है, पोस्चर के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्चर का मतलब होता है जनरल पोजीशन, पोस्चर, पोस्चर का मतलब होता है अ जनरल पोजीशन, सामान्यतः जो हमारी बॉडी की पोजीशन रहती है उसको कहा जाता है हमारा पोस्चर। अ जनरल पोजीशन ऑफ बॉडी while standing, sitting and moving। इंसान की या ह्यूमन बॉडी की या किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन की, आपके दोस्त की, आपकी खुद की चलते फिरते बैठते उठते जो आपकी पोजीशन होती है, जो जनरल पोजीशन होती है बॉडी की, वो कहलाती है पोस्चर। ठीक है, पोस्चर में और पोज में ये डिफरेंस है। बाकी और क्या वर्ड है, पोजीशन तो फिर एक प्लेस को रिफर करता है। पोजीशन का मतलब कोई विशेष प्रकार का प्लेस, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हो सकती है, कोई लेवल, कोई स्टैंडर्ड भी हो सकता है किसी कंपनी में। आप किस पोजीशन पे हैं, सर मैं मैनेजर हूं, तो वो एक लेवल को रिफर कर रहा है। ठीक है, ये हो गया पोजीशन का मतलब। पोस्टीरियर का मतलब होता है, पोस्टीरियर एडजेक्टिव भी हो जाता है, नाउन भी हो जाता है। पोस्टीरियर का मतलब होता है जो बाद में आया हो। ठीक है, ऐसे ही मैंने समझाया था। अगर ये 4 डब्बे रखे हैं ए बी सी डी, तो इस बाद वाले को आप कहेंगे पोस्टीरियर, पोस्टीरियर बॉक्स। इसको पहले वाले को कह दिया जाता है एंटीरियर। ठीक है, तो पोस्टीरियर का मतलब हो गया कमिंग आफ्टर, जो बाद में आ रहा हो, या सिचुएटेड एट द एंड, जो एंड में सिचुएटेड हो, लोकेटेड हो। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में भी ये हो जाता है, जो बाद वाला टाइम होता है, जो बाद वाला मोमेंट होता है, उसको कह देते हैं पोस्टीरियर या सबसिक्वेंट कह देते हैं। ठीक है, किसी के बाद आया है। वापस चल लेते हैं, तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर पोज दिखे, पोजीशन का और पोस्टीरियर का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पर एन अपराइट पोज को रिफर किया जा रहा है या पोस्चर को रिफर किया जा रहा है। Some of them had very large brains and upright posture। अपराइट पोस्चर का मतलब ये है कि ये जो लिजार्ड्स है, जिन भी मैमल्स क्रिएचर्स की बात की जा रही है, उनमें से कुछ ऐसे थे जिनका जो पोस्चर था वो अपराइट था, जो सीधे खड़े हो सकते थे। वही ज्यादातर जंतु जो है, जो एनिमल्स है, वो कैसे चलते हैं, दोनों हाथों को जमीन पर रखकर, और मतलब दोनों हाथों और दोनों पैरों का प्रयोग करके चलते हैं। ठीक है, और उनका जो पोस्चर होता है वो कैसा होता है, वो स्ट्रेट तो होता नहीं है, अपराइट तो होता नहीं है, हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है। बंदरों को आपने देखा होगा चलते हुए। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जिनका पोस्चर जो था अपराइट था, स्ट्रेट था, ये कहा जा रहा है। सम ऑफ देम हैड वेरी लार्ज ब्रेन्स एंड अपराइट पोस्चर एंड 2 लिटिल फ्रंट लेग्स वेरी मच। अब आगे देख लेते हैं क्या आना चाहिए। 185, ये 185 में ये है ऑप्शन आपके पास। ठीक है, सम ऑफ देम had very large brains and upright posture
एंड टू लिटिल फ्रंट लेग्स, अपराइट पोस्चर के साथ उनके पास टू लिटिल फ्रंट लेग्स भी थी, ठीक है। वेरी मच एज हैंड्स, लाइक हैंड्स, देन हैंड्स, अबाउट हैंड्स। देखिए कंपेरिजन तो हो ही नहीं रही है, और अबाउट का मतलब होता है कंसर्निंग या रिलेटेड, ठीक है, कंसर्निंग या रिलेटेड, रिलेटेड या रिलेटिंग, इस मीनिंग में ही आ जाता है। किसी के रिलेशन में किसी से रिलेट करके आप कुछ बोल रहे हो तो आप कह देते हो हम इसके अबाउट में बात कर रहे हैं। एज जो है किसी के रोल या पर्पस को बताने के काम में आता है, किसी का रोल, पर्पस या फंक्शन बताने के काम में आता है। लाइक बताता है सिमिलैरिटी को। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उनकी जो फ्रंट लेग्स थी वो वेरी मच लाइक हैंड्स, हाथों की तरह थी वो, ठीक है। एक तो पोस्चर उनका स्ट्रेट था, फिर जो आगे जो आगे वाली जो फ्रंट लेग्स थी उनकी छोटी वाली, वो उनके हाथों की तरह थी। आगे चल लेते हैं 186 पर। फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया, विच दे यूज। अब देखिए दे एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट तो यहां पर लगा हुआ है, विच इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? यूज ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा विच, और विच लगाया गया होगा अपने एंटीसीडेंट हैंड्स के लिए। तो विच दे यूज मतलब दे यूज देयर हैंड्स डेक्सटीरियसली। डेक्सटीरियसली का मीनिंग मैं बता देता हूं, ये आपके प्रीवियस में भी कई बार आया हुआ है डेक्सटीरियस वर्ड, और शायद आप में से कई स्टूडेंट्स को पता भी हो, जिनको ना पता हो सुन लो। डेक्सटीरियसली बना है डेक्सटीरियस से। डेक्सटीरियस का मतलब होता है शोइंग और हैविंग द स्किल्स विद हैंड्स। मतलब आपके पास ऐसी स्किल्स हैं, आप ऐसी स्किल्स दिखा रहे हैं जो कि हाथों का प्रयोग करके दिखाई जा सकती हैं, तो उसको कहा जाता है डेक्सटीरियस। डेक्सटीरियस होता है एडजेक्टिव। या हैविंग, एक मीनिंग इसका ये आ जाएगा डिक्शनरी पर डालोगे तो, हैविंग द एबिलिटी टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम या डिफिकल्ट टास्क यूजिंग हैंड्स स्किलफुली। मतलब आप अपने हाथों का प्रयोग करके अगर कोई कुछ कर सकते हैं तो उसको कहा जाता है डेक्सटीरियस। उस मीनिंग को रिफर करने के लिए डेक्सटीरियस को यूज किया जाता है। अब इसी में ly लगाकर हमने बना दिया एडवर्ब डेक्सटीरियसली, ठीक है। तो यहीं पर इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमने डेक्सटीरियस वर्ड यूज किया है। क्या कहा जा रहा है? विच दे यूज मतलब दे यूज्ड दियर हैंड्स, कौन से वाले? जिनके पास छोटे फ्रंट लेग्स हैं, जो कि हाथों की तरह हैं, ठीक है, जिनके सिर बड़े हैं, जिनकी अपराइट पोस्चर है। तो विच दे यूज यानी कि दे यूज दियर हैंड्स डेक्सटीरियसली टू फ्राइटन एनिमल्स फॉर डिनर, टू कैच एनिमल्स फॉर डिनर, टू ड्राइव एनिमल्स फॉर डिनर, टू चेस एनिमल्स फॉर डिनर। देखिए धमकाने से डिनर तो मिल नहीं जाएगा, धमकाने से ऐसा तो है नहीं कि हाथों का प्रयोग करके धमका दिया और वो आके आपके पास बैठ गए। और चेज भी नहीं कर सकते, चेज करने के लिए आपको लेग्स चाहिए, और यूज किया जा रहा है हैंड्स का, तो कैच यहां पर होना चाहिए था कैच। उन छोटे हाथों का प्रयोग डेक्सटीरियसली करते थे वो उन दूसरे एनिमल्स को पकड़ने के लिए, डिनर के लिए। तो यहां पर आना चाहिए कैच। ड्राइव भी नहीं आएगा यहां पर, ड्राइव तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है बिल्कुल ही। आगे चल लेते हैं 187 पर, ठीक है। यहां पर ये सेंटेंस खत्म हो गया, अब नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। बट देन डिड नॉट सर्वाइव, मंकीज डिड नॉट सर्वाइव। मंकीज तो हमारे सामने हैं, हम रोज देखते हैं। मोल्स भी जिंदा है, ट्री श्रूज भी जिंदा है, डायनासोर्स ने सर्वाइव नहीं किया। और अगर ऐसे ही पता ना चल रहा हो कि मोल्स, हो सकता है हमें नहीं पता मोल्स क्या है, ट्री श्रूज क्या है। मंकी का तो चलो पता है कि मंकी तो सरवाइव कर गया, रोज हम देखते हैं हमारी छतों पे उछल कूद मचाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता मोल्स क्या है, ट्री श्रूज क्या है। तो आगे थोड़ा सा पढ़ लो, आगे पीछे की इंफॉर्मेशन को पढ़ोगे तो कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। आगे की इंफॉर्मेशन जब हमने पढ़ी तो हमने पढ़ा सैडली इन वन इवेंट एवरी वन ऑफ देम वाज, चलो यहाँ कुछ आना था, एंड नो वन नोज व्हाट वाइब्ड, यहाँ पर चलो कुछ आना था, द डायनासोर। देखिए यहाँ पर एक वर्ब आनी थी, यहाँ पर एक एडवर्ब आना था एक्चुअली में, वाइब्ड आउट। वाइब्ड आउट का मीनिंग मैं एडवांस में आपको बता देता हूँ। वाइब्ड आउट का मीनिंग होता है टू एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज का पूरी तरह से सफाया कर देना, खात्मा कर देना। टू एलिमिनेट समथिंग कंप्लीटली या टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय
समथिंग कंप्लीटली। तो यही कहा जा रहा है नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, नो वन नोज व्हाट वाइप्ड आउट द डायनासोर। तो डायनासोर्स को वाइप्ड आउट कर दिया गया ना, तो इसका मतलब जो मरे होंगे, जो सरवाइव नहीं किए होंगे, वो भी डायनासोर ही होंगे। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाना था आपका फोर्थ। 187 में आ गया आपका फोर्थ। आगे पढ़ लेते हैं। सैडली इन वन इवेंट, ठीक है, वन इनसिग्निफिकेंट इवेंट। देखिए ये जो एवरी वन ऑफ देम कहा जा रहा है, डायनासोर, पहले हमने डायनासोर को रिफर किया है यहां पर, 188 है ना। पहले हमने यहां पर डायनासोर को रिफर कर दिया कि डायनासोर डिड नॉट सर्वाइव। फिर सैडली इन वन इवेंट एवरी वन ऑफ दैम जो रिफर किया जा रहा है, एवरी वन ऑफ दैम रिफर किया जा रहा है डायनासोर के लिए। ये दैम जो है डायनासोर को रिफर करने के लिए आ गया। तो एवरी वन ऑफ दैम इन वन इवेंट एवरी वन ऑफ दैम, ठीक है, इतनी बात समझिए कि डायनासोर की बात की जा रही है। तो डायनासोर तो सर्वाइव नहीं किए ना, तो अब इनमें से देखना है कि यहाँ पर देखिए इवेंट नाउन है और वन यहाँ पर एक डिटर्मिनर लग गया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक एडजेक्टिव आना चाहिए, इनसिग्निफिकेंट आना चाहिए, कैटास्ट्रोफिक या एनलाइवनिंग या अनप्लीजेंट। इनके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। इनसिग्निफिकेंट बना है सिग्निफिकेंट से। सिग्निफिकेंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, अच्छा वर्ड है, बार बार आता रहता है कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे करके। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है लार्ज या इंपॉर्टेंट। दो मीनिंग इसके निकल के आते हैं, लार्ज या इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट होगा तो नोटिसेबल भी होगा, इंपॉर्टेंट एंड नोटिसेबल। कोई चीज अगर लार्ज है, इंपॉर्टेंट है, तो वो नोटिस भी की जा सकती है। इसी से बना है आपका इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया, नॉट लार्ज, नॉट इंपॉर्टेंट। दोनों ही मीनिंग को ये कन्वे कर देता है। तो क्या कहा जा रहा है कि वो जो डायनासोर्स थे सर्वाइव नहीं किए, और वो जो मरे हैं, जो खत्म हुए हैं, वो किसी इनसिग्निफिकेंट, किसी छोटे मोटे इवेंट में खत्म हुए हैं? नहीं, छोटे मोटे इवेंट में तो खत्म नहीं हुए होंगे। और डायनासोर बहुत बड़ा क्रिएचर था, कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा तभी वो खत्म हुए होंगे। तो इनसिग्निफिकेंट तो बिल्कुल मीनिंग के अपोजिट है। कैटास्ट्रोफिक यहाँ पर होना चाहिए, एनलाइवनिंग भी यहाँ नहीं होना चाहिए। एनप्लीजेंट, प्लीजेंट को यहाँ पर रिफर नहीं किया जा रहा है। एनलाइवन का मतलब आपको पता है क्या, देखिए एनलाइवन, एनलाइवन में ये जो लाइव है ना, इसी के मीनिंग को अगर पकड़ लें तो आपको क्लू मिलेगा। एक्चुअली में एनलाइवन एक वर्ब होती है। एनलाइवन का मतलब होता है मेक समथिंग इंटरेस्टिंग और एक्टिव। मेक समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ नीरस सा है, कुछ ऐसी पैसिव फॉर्म में पड़ा हुआ है, ऐसी बेकार, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि उसमें जीवन भर दिया, तो उसको एक्टिव कर दिया आपने, उसको इंटरेस्टिंग बना दिया। तो उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए एनलाइवन वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। एनलाइवन का मतलब है मेक समथिंग इंटरेस्टिंग और एक्टिव। इसी एनलाइवन का प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं हम एडजेक्टिव के रूप में। तो कोई ऐसा इवेंट था जिसने जीवित कर दिया था, एनलाइवनिंग कर दिया था? किसी को नहीं। ये तो डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। कैटास्ट्रोफिक यहाँ पर आना था। कैटास्ट्रोफिक का मीनिंग समझ लेते हैं, आप समझ जाओगे। कैटास्ट्रोफिक बना है कैटास्ट्रोफ से, CATASTROPHE। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट और यूजुअली सडन डैमेज, सडन डैमेज और डिस्ट्रक्शन। कोई ऐसा नेचुरल इवेंट हो जाए जिसकी वजह से बहुत बड़ी रूप में, बहुत बड़ी मात्रा में अचानक से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो उसको कहा जाता है कैटास्ट्रोफ। ठीक है, डिजास्टर भी कह दिया जाता है कभी कभी। किसी ऐसे इवेंट की वजह से अगर डिजास्टर आया तो उसको कैटास्ट्रोफ कहा जाता है। इसी मीनिंग को कन्वे करते हुए कैटास्ट्रोफिक हो गया, कैटास्ट्रोफिक हो गया एक एडजेक्टिव। ठीक है, तो जिस इवेंट को रिफर किया जा रहा है, सैडली इन वन कैटास्ट्रोफिक इवेंट एवरी वन ऑफ देम। ठीक है, कोई सैडली कोई एक ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट था जिसमें एवरी वन ऑफ देम मतलब सारे के सारे जो डायनासोर थे वो निकल लिए, खत्म हो लिए।
तो सर्वाइव तो आएगा ही नहीं, सर्वाइव तो किए ही नहीं। अगर आपने बात सर्वाइव लगा दिया तो आपने बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन के अपोजिट लिख दिया, इस इंफॉर्मेशन के अपोजिट भी लिख दिया, ये तो हटा ही दो। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कहीं पे कुछ पार्टिसिपेट किया, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड होना चाहिए, वाज डिस्ट्रॉयड, सेपरेटेड भी, सेपरेट का मतलब अलग हो जाना। यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से आपको लिखना चाहिए डिस्ट्रॉयड, बहुत ही सिंपल वाला है। तो आगे चल लेते हैं 190 में। आगे क्या लिखा हुआ है, नो वन, पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं ताकि आप अपना दिमाग भी लगा सकें। एंड नो वन नोज व्हाट वाइप्ड आउट द डायनासोर। देखिए वाइप आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, वाइप ऑन कुछ नहीं होता, वाइप ऑफ कुछ नहीं होता, वाइप अवे, हाँ वाइप अवे, यहां पे लिख देता हूं सही से, वाइप अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू रिमूव समथिंग, टू रिमूव समथिंग बाय रबिंग, किसी चीज को घिस घिस के रिमूव कर देना। ठीक है, वो करते हैं ना जो आयरन पे जो रेगमाल होता है, एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है, रेतीला कपड़ा, उसको रगड़ते रहते हैं आयरन पे से जंग हटाने के लिए, जेडन लेयर हटाने के लिए। तो उसको क्या करते हैं, वाइप अवे करते हैं, रब करके, रगड़ रगड़ के किसी चीज को हटा देना, रिमूव कर देना, वाइप अवे। वाइप आउट का मतलब होता है टू एलिमिनेट समथिंग कंप्लीटली या टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाइप आउट आ जाएगा। यही कहा जा रहा है, नो वन नोज व्हाट वाइप्ड आउट द डायनासोर। ये हो गया आपका आज का क्लोज टेस्ट। इसी तरह से जो है लॉजिकली आपको चीज़ों को सीखना है, समझना है। आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, आपकी वोकेबलरी भी अगर सही हो तो फिर क्लोज टेस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज़ से इंग्लिश में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको बताने में, आपसे डिस्कशन करने में। धन्यवाद।